कामयाबी कभी आसानी से नहीं मिलती। कर्म करो, अच्छे से करो, वर्क हार्ड, जो आपकी किस्मत में है वही आएगा। सेक्रीफाइस मेनली फैमिली ने किया है, मैंने नहीं। यू आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ। कभी मन में ये नहीं लगे कि काश मैं ये भी करता। सो आई लिव माई लाइफ एज आई फील। बच्चों को मैंने कभी नहीं वो किया कि आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी डॉक्टर एंड आई एम हैप्पी कि उसने मेरे प्रोफेशन को चूज किया। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी है। एक डॉक्टर है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय की, जो कि एक गैस्ट्रो सर्जन है और सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपकी सक्सेस पर तो हम आएंगे ही, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आपकी सक्सेस के पीछे की जो कहानी है आज वो हम आपसे जानेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने सेंट्रल इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट किया था। साथ ही इंडिया में लिवर कैंसर का इलाज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी आप ही ने एस्टैब्लिश किया था। तो आपकी सक्सेस की जो लिस्ट है वो तो एंडलेस है। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। और अब मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी सक्सेसफुल जर्नी के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सेटिस्फाइड फील करते हैं प्रोफेशनली कि या हमने आई वाज एबल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड द प्रोफेशन। ये एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग तो आती है। जो कुछ आप अचीव करना चाहते थे, अचीव करने की तो लिमिट नहीं है, बट यू कीप ट्राइंग, यू कीप वर्किंग हार्ड एंड आपकी जो किस्मत में जितना फल होगा उतना मिलेगा। सो यू कीप वर्किंग हार्ड। इन अचीवमेंट्स के पीछे भी कहानी होगी। आपने सक्सेस पाने से पहले फेलियर भी फेस किया होगा, तो उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, जब तक हम लोग स्कूल में थे और मेडिकल कॉलेज में थे, वो बड़ी इजी लाइफ थी। हमेशा से आराम से एडमिशन्स मिलते गए, सेम सिटी में पढ़ते रहे, घर पर ही रहते थे। तो इट वाज अ क्वाइट कंफर्टेबल जर्नी टिल माय पीजी, जब मैंने एमएस पास किया। अच्छा। जब हम एमएस कर रहे थे तो एमएस के आगे सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, और वो मेरा भी सपना था। और उस समय इंडिया में यूरोलॉजी और गैस्ट्रो सर्जरी, ये दो ब्रांचेस थी जो हॉट केक होती थी। गैस्ट्रो सर्जरी सिर्फ एक या दो जगह थी इंडिया में, और मेरे को गैस्ट्रो सर्जन ही बनना था। तो आई ट्राइड कि कहीं इंटरनेशनल फेलोशिप मिल जाए, कहीं बाहर चला जाऊं। तो एक वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी यहाँ पे गैस्ट्रो सर्जन्स की, तो उसमें मैं फ्रांस के एक प्रोफेसर से मिला एंड ही सेड कि हाँ, हमारे यहाँ इंटरनेशनल रेसिडेंट्स आते हैं और दे डू द डिप्लोमा इन गैस्ट्रो सर्जरी। तो मैंने अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया। और जैसे ही लेकिन मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ और जाने की मैंने तैयारी की, उसी समय फ्रांस ने ये जो रेसिडेंसी प्रोग्राम से वो 50% कट डाउन कर दिए। तो जो मेरा प्रोग्राम 93 में शुरू होना था वो अब 97 में शुरू होता। तो मैं 4-5 साल का एक गैप दिखने लगा था। तो उस समय फिर मैंने रिस्क लिया एंड आई टोल्ड द प्रोफेसर कि ठीक है, रेसिडेंसी नहीं मिलती है तो मैं अपने खर्चे पे आता हूँ एंड आई विल डू दिस कोर्स ऑन माय ओन एक्सपेंस एंड ही एग्रीड। तो वहाँ पे थोड़ा 6 महीने स्ट्रगल किया। उस समय दाल रोटी का भाव मालूम पड़ा। तो ये एक सेटबैक था उस टाइम पे, लेकिन आपने किसी ना किसी तरह से ओवरकम कर लिया। तो अब हम सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो इसकी क्या खास बात है? देखिए, इस हॉस्पिटल को हमने इस कॉन्सेप्ट पे बनाया है कि वी विल प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सारे वर्गों के लिए। वो जिस हिसाब से अफोर्ड कर सकते हैं, हम उसी हिसाब से उनका इलाज करेंगे। जैसे गरीबों के लिए वही इलाज उन्हीं मशीनों पे और वही डॉक्टर कम पैसों में भी करता है, और अमीर जो होते हैं वो डीलक्स वार्ड में रह के वही इलाज ज़्यादा पैसे में कराते हैं। तो इस तरीके से एडवांटेज ये है कि करीब 30% गरीबों का इलाज सुपर स्पेशलिटी का हम लोग कर पाते हैं। जैसे बाईपास सर्जरीज हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हैं, ये जो सुविधाएं बहुत इजीली नहीं अवेलेबल होती हैं वो भी हम लोग कर पाते हैं। राइट। तो लेकिन इसमें भी काफ़ी चैलेंजेस आते होंगे डे टू डे। इसमें बहुत चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि आपको कॉस्ट के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए,
गरीब को जब आप ट्रीट कर रहे हैं और जब अमीर को ट्रीट कर रहे हैं तो दोनों में ट्रीटमेंट में अंतर नहीं आया, बट आपके बिहेवियर में, बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उस अमीर के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों को एक तरीके से कहते हैं ना, जैसे कंप्यूटर में होता है एक फाइल बंद की दूसरी फाइल ओपन की, तो उस तरह के चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से स्टाफ का भी एटीट्यूड हमको वो रखना पड़ता है कि सबके साथ एक सा आप वो नहीं कर सकते बिहेव। इफ़ यू आर नाइस टू पुअर पीपल यू हैव टू बी वेरी नाइस टू रिच पीपल, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। ये नहीं है कि हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, बट क्योंकि वो ज़्यादा पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सर्विसेज एक्स्ट्रा चाहते हैं। तो इस सब में आप अपने जो जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको किस तरह से मोटिवेटेड रखते हैं? जैसा मैंने कहा कि जो अच्छा सुपर स्पेशलिस्ट होता है वो हमेशा एक बैलेंस चाहता है अपनी लाइफ में, और जो अच्छा बैलेंस होता है, देखिए पैसा तो चाहिए उसको, भले ही वो डॉक्टर है और वो मैं कहता हूँ सिर्फ चैरिटी के भी करे, लेकिन अगर उसका बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको पूरी फीस देनी पड़ेगी, कॉलेज जाएगा तो उसे पूरी फीस देनी है, घर खरीदेगा तो बिल्डर उसे सस्ते में नहीं देगा। हाँ, तो ही हैज़ टू अर्न मनी, लिविंग एक्सपेंसेस तो हैं ही। है ही। हाँ, तो उसको जो बॉटम लाइन है उसकी, वो उतना कमा सके मिनिमम। सेकंड, वो कुछ एकेडमिक्स भी कर सके। तीसरा होता है कि उसको एक जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, और जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है उसको आपको बड़ा हेल्दी बनाना पड़ता है, आपको प्रोफेशनल ओरिएंटेड बनाना पड़ता है रादर देन कॉर्पोरेट, सो यू अर्न एज मच यू वांट टू। तो उस प्रेशर से भी हट जाते हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, और हर आदमी कुछ ना कुछ चैरिटी करना चाहता है। ठीक है। तो अब आप पर आते हैं। आप अपने फैमिली के जो है पहले एंटरप्रेन्योर हैं। हाँ। तो क्या घर वालों का सपोर्ट हमेशा से रहा, या फिर ये होता है ना कि मतलब अगर बच्चा कुछ नया करने जा रहा है तो माँ बाप के मन में हमेशा कोई शंका रहती है कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना? क्या आपने भी ऐसा कुछ फेस किया? नहीं, उन्होंने रोका तो नहीं। हाँ, उन्होंने हमेशा ये गाइड जरूर किया कि अपना जो एक प्रोफेशनल बेस है पहले उसे कंप्लीट कर लो, सो दैट अगर बिजनेस आपका नहीं चलता है तो यू हैव समथिंग टू फॉलो अपॉन, आपके पास एक प्रोफेशन रहेगा, बैकअप होना चाहिए। बैकअप होना चाहिए। उन लोगों ने चूंकि हम लोग मिडिल इनकम क्लास से थे, फादर वाज इंजीनियर इन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, तो मेरे को बिजनेस के लिए कैपिटल ऑब्वियसली घर से नहीं अवेलेबल था जी, लेकिन सपोर्ट पूरा था। एंड उन्होंने जब जब जिस तरीके की सपोर्ट की जरूरत थी दे वर ऑलवेज देयर। तो ये बिजनेस के लिए कैपिटल कहाँ से आया? हम लोगों ने लोन लिया, फिर जो मैंने सर्विस करके जो कुछ कमाया था वो, मैं इंग्लैंड में था 6 साल। अच्छा। तो इंग्लैंड से जो कुछ कमा के आया था वो, तो इस तरीके से वो, एंड देन देयर वर पार्टनर्स विद मी। ऑल राइट, ओके। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप साल में लगभग 1000 सर्जरीज तो कर ही लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर, क्या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आज भी आपके जहन में है? हाँ, कई इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं। अगर मैं सोचूं, मतलब एक तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, पर एक बताता हूँ कि एक यंग ऑफिसर थे गवर्नमेंट में, एंड ही हैड अ कार एक्सीडेंट, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, एंड देयर वर पूरी बॉडी में रिब्स भी टूटी हैं, लंग्स में भी इंजरी थी, लिवर शैटर हो गया था, स्प्लीन शैटर्ड था काफ़ी, एंड वो उज्जैन इंदौर सब जगह लोग जवाब दे चुके थे। फिर जब ये हमारे यहाँ शिफ्ट हुए तो उस समय मेरे को याद है कि उनकी जो फैमिली थी, यंग लड़का था बहुत छोटा सा, तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि ये किसी भी तरह बच जाए। उस दिन अच्छा लगा था। अच्छा, ओके। तो क्या ये चीज आपको इमोशनल कर रही है, ये बात? हाँ, करती। तो बीइंग अ डॉक्टर आप अपने आप को इमोशनली कैसे स्टेबल रख पाते हैं? राइट, देखिए डॉक्टर अगर इमोशनल नहीं होगा ना तो वो कभी भी सही इलाज नहीं करेगा। यू हैव टू बी इमोशनल, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो सिर्फ एक बीमार आदमी नहीं है, आपको उसकी पूरी फैमिली देखनी है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखना है,
ये देखना है कि वो जो पेशेंट है उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। कितनी बार हम लोगों को जो ट्रीटमेंट होता है उसको टेलर मेड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और वो आप तभी कर सकते हो जब आप इमोशनल हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमोशनल का मतलब ये होना चाहिए कि आप इमोशनली वीक हो, बट यू शुड बी एबल टू फील एवरी पेशेंट। मतलब उनके हिसाब से आप Yes. उनकी क्षमता के हिसाब से आप हाँ. करते हैं। ऑलराइट, मतलब सेंसिटिव होते हैं डॉक्टर्स, ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब कई बार कहते क्या हैं। होता है जब डॉक्टर बहुत बिजी होता है हाँ, तो फील होता है कि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेके आया एंड ही गेव मी ओनली 2 minutes एंड मेरी तो जिंदगी का सवाल है। उसके बाद भी इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट विद द पेशेंट इमोशनली तो पेशेंट को आपके ऊपर उतना फेथ नहीं होता, बिल्कुल। और जब पेशेंट को फेथ होता है तो उसकी जो रिकवरी होती है वो भी फास्ट होती है। हाँ, वो अपने आप ही जब उन्हें भरोसा है हाँ, तो हिम्मत बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। और देखिए रिजल्ट्स तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो तो, पर हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं। लेकिन उस कोशिश के साथ साथ यदि जो आउटकम है वो तो होना ही है उसका, पर अगर आप उसको कंफर्टेबल रखते हो, उसको अगर आप इमोशनली कंफर्टेबल रखोगे और वो हैप्पी है, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तब रिकवरी जल्दी होती है। ये तो पर्सनल Yes. लाइफ में सभी ने एक्सपीरियंस किया बिल्कुल। होगा कि अगर पेशेंट खुश है, हाँ, संतुष्ट है, तो वो जल्दी रिकवर करता है। ये चीज मैंने इंग्लैंड में सीखी थी कि इंग्लैंड में हम लोग जब राउंड लेते हैं, पेशेंट्स को देखने जाते थे, तो इंडिया में तो जो हम लोग सीखते हैं वो ऐसे सीखते हैं, बेड नंबर 1 है, इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन इंग्लैंड में पहले दिन ही मुझे टोक दिया था, बोला था नहीं, ये सबसे पहले एक इंसान है, इनका एक नाम है, तो आप सबसे पहले बोलिए मिस्टर जॉनसन, इनको जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो यू गिव देम अ रिस्पेक्ट ऑल्सो। राइट, तो एक पर्सनल टच पर्सनल जरूरी है। आ जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब तक का जो आपका ये सफर रहा है, उसमें कोई ऐसी एक सीख रही होगी जिसकी कीमत बहुत भारी होगी। बहुत भारी तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उसको संभाल लिया हमने। अच्छा। पर हमने कुछ वेंचर्स किए थे, जान पहचान वालों के साथ ट्राई किए, और उसमें मेनली वो लोग ही वर्किंग उसमें थे। अच्छा। मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, मेरा मेनली फाइनेंस वाला अच्छा, पार्ट मतलब था, आप इन्वेस्ट कर रहे थे basically। और चूंकि मैं फुल्ली डे टू डे वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा वो बिलीव करता था जो भी मेरे को बताया जाता था। एंड देन लेटर ऑन जब वो बिजनेसेस नहीं चले, तो इट वाज अ फाइनेंशियल लॉस, पर सीख मिली कि आंख बंद करके बिजनेस में कभी भरोसा मत करो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑलवेज। हाँ, जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ बहुत संभल के चलना चाहिए। राइट। तो अब देखिए, कामयाबी की बात करते हैं, लेकिन कामयाबी कभी आसानी से नहीं मिलती, हमेशा कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस या तो होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। तो क्या आपके केस में भी ऐसा कुछ है? मैं शुरू से ही कृष्ण जी और गीता को ज्यादा मानता हूँ। अच्छा। कर्म को, तो पहला तो ये था कि कर्म करो, अच्छे से करो, वर्क हार्ड, और रिजल्ट लेकिन जो आपकी किस्मत में है वही आएगा। सो डोंट कर्म करे जा, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई मत रखो, हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। राइट, कर्म करे जा फल की चिंता मत ना कर। तो एक तो हार्ड वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने somehow it happened ड्यूरिंग माय प्रोफेशन कि ये जो मेडिसिन थी ये मेरा प्रोफेशन नहीं रह गया, इट बिकेम माय हॉबी। अच्छा। आप एक चीज नोट करना कि जो हॉबी होती है उससे कभी आदमी थकता नहीं है और ना उससे स्ट्रेस में आता है। तो मैंने मेडिसिन को जब से हॉबी हुई तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, और स्ट्रेस आते ही नहीं है इससे बिल्कुल। सो दैट इज वन। सेकेंड, जो सफर किया वो मेरी फैमिली ने किया, क्योंकि मैं उतना समय नहीं दे पाता था। फैमिली के पॉइंट पे तो बहुत सैक्रिफाइसेस रहे होंगे। तो सैक्रिफाइस मेनली फैमिली ने किया है, मैंने नहीं। ऑलराइट, ठीक है। तो अब मैं आपके अवार्ड्स की बात करती हूँ। आप मेडिकल कॉलेज में टॉपर रहे, आपने 13 गोल्ड मेडल जीते, साथ ही बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द मेडिकल कॉलेज का अवार्ड भी आपको मिला है। तो ये लिस्ट तो
बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है आपकी अवार्ड्स की, तो क्या इन सभी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के बाद आपको लगता है कि हाँ, जो मेहनत की थी वो सफल हुई? देखिए, दो दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं टू अचीव एन अवार्ड, एक ये अप्रोच होती है, और एक अप्रोच होती है कि आप तो अपना काम करते जाते हैं, पीपल रिकॉग्नाइज यू एंड गिव यू अवार्ड। तो ये सेकंड वाली जो अप्रोच होती है, इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन चूंकि आप अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपका कभी गोल नहीं है, तो आपको अंतर भी नहीं पड़ता कि आपको दिया नहीं दिया, कम दिया ज्यादा दिया, यू कीप वर्किंग। सो अवार्ड मिलने से आपको अच्छा जरूर लगता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तो दैट इज अ गुड थिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैं मानता हूं, जब आप यू आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ, तो अपने पास दो तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, कभी मन में ये नहीं लगे कि काश मैं ये भी करता तो मैं और सुखी होता, या मतलब मेरे को और अच्छा लगता, खुशी मिलती। क्या आपको लगा ऐसा कभी? नहीं। सो आई लिव माई लाइफ एज आई फील, ऑलराइट, दैट इज वन। सेकेंड, ये भी लगना चाहिए कि यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सोसाइटी, यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू योर प्रोफेशन, ताकि एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन का आना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अपने लिए जिए, अपनी, क्योंकि लेके तो कुछ जा नहीं सकते ऊपर। राइट, ये स्किल ऐसी है जो लोगों को मतलब बेनिफिट कर सकती है। देखिए, टीचर और अगर टीचर को ही ले अपन, क्योंकि डॉक्टर एक टीचर भी होता है जी, क्योंकि उसके साथ जो उसका जूनियर काम कर रहा है वो उससे सीखता है। अगर आप फॉर्मल कोर्सेज नहीं भी पढ़ा रहे हो तो भी। तो डिफरेंस क्या देखा है मैंने कि आपने वो देखा होगा दिया, आप दिए से एक मोमबत्ती जलाओ, दिए की जो रोशनी है वो कम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी और चीज है, पानी है जैसे एक ग्लास में, आपने आधा ग्लास किसी और से शेयर किया तो यहाँ पानी कम हो जाएगा, पर दिए की जो वो है कम नहीं होगी। तो टीचर और डॉक्टर वो है। राइट। आपने बताया था कि आपकी बेटी भी अब मेडिकल कर रही है। हाँ। तो अभी आप कह रहे थे कि आपकी फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़ा था क्योंकि आप टाइम ही नहीं दे पाए। बिल्कुल। अब घर में कोई कुछ कहता नहीं है, वाइफ नहीं कहती, अब आपको नहीं लगता कि बेटी टाइम नहीं दे पा रही? नहीं है क्या, मैं आपको बताऊं, बच्चों को मैंने कभी नहीं वो किया कि आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, ये अंदर से आना चाहिए। हाँ। हम लोगों के टाइम तो ये नहीं था। हम लोगों के टाइम तो ये था कि डॉक्टर, इंजीनियर और सीए, बस तीन में से एक नहीं बने तो अच्छा नहीं माना जाता था। तो हम लोग को तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक गोल था। पर आजकल क्या है, एवेन्यूज बहुत खुल गए हैं, आदमी हर जगह जो है आगे बढ़ सकता है। तो शी ऑलवेज वांटेड टू बी डॉक्टर। अच्छा, बचपन से। अच्छा, सो दैट वाज अ गुड थिंग एंड आई एम हैप्पी कि उसने मेरे प्रोफेशन को चूज किया। पर टाइम नहीं दे पाती। हाँ, पर अब तो वो तो ऑस्ट्रेलिया में रहती है तो वैसे भी अच्छा। ये बात है। ये तो देखिए, आपको अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो वो जो शुरू के 35 साल होते हैं लाइफ में, उसमें तो आप यू विल हैव टू बी वर्किंग वेरी हार्ड, और फैमिली को सैक्रिफाइस देना पड़ता है। और जो आपके 25 से 35-40 तक के सबसे गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का, उस समय आप सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। राइट। तो जैसे कि हम सैक्रिफाइस वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल की जो पढ़ाई है, जितना मैंने देखा और मैंने सुना है, मेडिकल की पढ़ाई इज नॉट इजी, बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है। साथ ही कॉलेजेस में भी बहुत कुछ होता है। तो ऐसे कोई किस्से रहे हो आपके जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली कभी भी कोई ऐसा वो नहीं रहा इंसिडेंट, क्योंकि शुरू से ही मेरी एक सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी थी। तो अगर मैं कोई भी पेज एक बार देख लेता था, पढ़ लेता था, तो मुझे याद रहता था पेज नंबर कौन सा है, कौन से पैराग्राफ में क्या दिया है। सो मेरी एक आदत थी कि रोज एक पिक्चर देखना है। अच्छा। भले ही एग्जाम हो, एग्जाम के दिन भी मैं पिक्चर देखूंगा। वाओ, यू वन ऑफ द लकी वंस कह सकते। राइट। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या लाइफ में कोई ऐसी चीज जो आप अभी भी चाहते हैं कि आप कर पाएं? हाँ, मतलब अभी जो मैं बहुत छोटे स्केल पे कर रहा हूँ, इसको मैं बहुत बड़े स्केल पे कर सकता हूँ। अच्छा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ बिजनेस। जब आप कोई बिजनेस करते हो और उस बिजनेस को आप अच्छे तरीके से चलाते हो,
तो आप सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हो, आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हो, कंट्री की इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो. सो इट्स अ फ्रूटफुल थिंग. अच्छा. डूइंग अ बिजनेस नाइसली एथिकली, वो बुरी चीज़ नहीं है. तो ऑब्वियसली अब मैं चाहता हूँ कि जो भी अभी तक किया है उसको मैं और बड़े स्केल पे कर सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स हो. तो अब मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि इतनी मतलब अब यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं, यंग जनरेशन है, आपकी तरफ से उन्हें क्या एडवाइस? देखिए, आज की जो यंग जनरेशन है वो लोग 99% they look medicine as a profession, as any other profession, not noble profession. वो देखते हैं कि इससे उनको लाइवलीहुड कमानी है, कैसे वो आगे बढ़ सकें, कैसे वो और ज़्यादा कमा सकें और बड़े. उनके कॉन्सेप्ट्स जो लर्निंग के थे कि नहीं, हमें शुरू के इतने साल सिर्फ लर्न करना है. सो लर्निंग और इनकम अर्निंग उन लोगों के लिए बराबर है. हम लोगों के टाइम, जैसा मैंने बताया, 6 महीने मैं फ्रांस गया ओन एक्सपेंस पे. ये चीज तो आज के इसमें आपको देखने ही नहीं मिलेगी. वो तो नेगोशिएट करते हैं कि आप पैसे कम है, हमें और दे दो. ये कॉन्सेप्ट हमारे टाइम नहीं था. तो सबसे पहले तो एटीट्यूड में ये चेंज लाना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ को डिवाइड करो इन पार्ट्स. और अगर आपने मेडिसिन ली है तो 35 इयर्स जो शुरू के हैं उसमें आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो गेनिंग द एक्सपीरियंस, राइट, रादर देन इस पे फोकस करो कि कहाँ पे हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा. तो ये एक चीज़ है. दूसरा, जैसा मैंने कहा, अगर कोई भी इस प्रोफेशन को हॉबी समझने लगे तो मैं बता रहा हूँ उससे अच्छी चीज़ नहीं. तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. आपकी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो रही वो सुनकर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू. तो चलिए, इसी के साथ TYS पॉडकास्ट का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है. फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.